हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। हम क्या कर रहे हैं, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, एक सीबीएसई के सैम्पल पेपर को किया था जिसमें हमने देखा था कि, और ये सैम्पल पेपर कब का था, 2019। हमने देखा था कि 1 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन को हम किस तरीके से अटेम्प्ट करें, सही समय पर अटेम्प्ट करें और अपनी जो है टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपर करें। ये पार्ट 1 वीडियो थी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आपको वहाँ से इसको देख सकते हैं अगर आपने अभी तक ये नहीं देखी है। आज की हमारी वीडियो है पार्ट 2। जो इसका आज की वीडियो का फोकस होगा वो होगा इसी सैम्पल पेपर के 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन, हम उनको कैसे करेंगे ये हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपने काम को शुरू करते हैं और देखते हैं कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन को क्या करें। ये सेक्शन सी है जो 4 मार्क्स का है। अभी सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन था, देखिए मैंने नीचे अलग से हाईलाइट कर रखा है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाहता है, तो आप भी इसको इसी तरीके से हाईलाइट कर लीजिएगा जब आपको 15 मिनट मिले पेपर को पढ़ने की। तो आपसे इंपॉर्टेंस पूछी गई है बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो यहाँ जो भी लिखा होगा वो बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड ही बातें लिखी होंगी और वही आपको लाइन को कोट कर कर लिखना है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग ए पाइनियर प्रपोजल टू लॉन्च सिंगल डेबिट कम क्रेडिट कार्ड टू इंक्रीज द ईज एंड यूजेज ऑफ द कंज्यूमर। तो गवर्नमेंट ये चाह रही है, अभी तक चाह रही है, लीगल नहीं बना है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो अभी हमें एडवांटेज पहचाननी है। पहली बात तो हमें टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में नहीं जाना, ठीक है, तो हमें सिर्फ इंपॉर्टेंस ढूंढनी है। तो एक द कार्ड विच विल बी कॉल्ड नेशनल मोबिलिटी कार्ड विल हैव ए यूनिक एडवांटेज फॉर मेकिंग पेमेंट इन मेट्रो, बसेस, पार्किंग, मेकिंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग विजिट अब्रोड, सब जगह एक ही काम करेगा। तो जब इस न्यूज़ को सुना किसने, मेगा बैंक ने, तो उसने डिसाइड किया कि वो मेगा मोबिलिटी कार्ड को लॉन्च करेगी। यहीं तक अगर मैं पढ़ूं तो मुझे लाइन को कोट कर कर समझ में आ गया कि वो अर्ली मूवर एडवांटेज की यहाँ पर बात कर रही है। तो पहला जो इसका आंसर है वो यही है कि इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये इसका पहली इंपॉर्टेंस थी बिजनेस एनवायरनमेंट की, जो हमने लाइन को कोट करके बताना है, जो मैंने यहाँ तक कोट कर दिया आपको, सो दैट दे कुड बी द फर्स्ट टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी। आ गई वही वाली बात। तो ये आपकी पहली इंपॉर्टेंस थी बिजनेस एनवायरनमेंट की। अराइजिंग ड्यू टू इंक्रीज ट्रेंड इन डिजिटलाइजेशन, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस दे लेड डाउन ए प्लान टू हायर मोर पीपल इन देयर मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड प्रिपेयर ए गाइडलाइन टू ट्रेन देयर सेल फोर्स टू मार्केट द न्यू कार्ड फैसिलिटी। तो यहाँ आपको मिल रहा है कि वो परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहते हैं। तो अगला जो पॉइंट था या लाइन जो इंपॉर्टेंस थी बिजनेस एनवायरनमेंट की वो यही थी कि वो इंप्रूव करती है परफॉर्मेंस को। तो जब लाइन को आप कोट करोगे तो आप इजीली उसको पहचान पाओगे, ये रही वो लाइन, ठीक है। तो ये था हमारा पहला 4 मार्क का क्वेश्चन। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। पहले आप क्वेश्चन यही पढ़िए कि क्वेश्चन आपसे पूछता क्या है, ये बहुत ज़रूरी है जब लेंथी क्वेश्चन हो। तो एक एडवाइस जो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ कि अगर आपसे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप उसमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर आप वहाँ पर जो पैराग्राफ दिया है उसको पढ़ना। तो आपसे एक तो आइडेंटिफाई करवा रहा है, फिर वो एक्सप्लेन कर रहा है कोई इंपॉर्टेंस किसकी, जो भी कंसेप्ट ऊपर है। तो पहले कंसेप्ट पहचानना है, फिर उसकी 2 इंपॉर्टेंस बतानी है। नेम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन सूटेबल फ्रेमवर्क फॉर द कंपनी, आपको फ्रेमवर्क भी बताना है। तो जहाँ तक है ऑर्गेनाइजेशन के उसमें है चैप्टर के अंदर जहाँ से हमसे पूछा जा रहा है। चलते हैं अब आगे। इन्फोकॉम हैज़ डाइवर्सिफाइड इट्स सेल्फ इनटू ए सेवरल प्रोडक्ट लाइन। वो टेलीकम्युनिकेशन में भी है, इंजीनियरिंग में भी है, फाइनेंशियल सर्विस में भी है। Each subsidiary is self-sufficient with their own administrative function, propagating the belief that people can assume the responsibility for effective implementation of their decision should give autonomy. This has reduced the need of direct supervision by the supervisor, has promoted flexibility, initiate faster decision making। ये सारी importance आ रही है।
अगर मैं अभी इसको पढ़कर समझूं तो मुझे ये समझ में आ गया कि वो किस चैप्टर में हमें लेके जा रहे हैं। वो हमें लेके जा रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन में, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में है, और उसका किस कंसेप्ट की वो बात कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। आपने देखा कि काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा हुआ है, सब अपने काम को समझ रहे हैं, सुपरवाइजर की ज़रूरत कम है, तो हमने क्या कर दिया, सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज कर दिया, क्योंकि सब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन अपने आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना था, आइडेंटिफाई करना था और फिर एक्सप्लेन करना था, पहला काम हमारा। तो दो इंपॉर्टेंस उसकी ये थी, पहले कंसेप्ट आइडेंटिफाई किया, फिर उसकी दो इंपॉर्टेंस। पहला क्या है कि इनिशिएटिव डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट खुद काम करने को तैयार है, वो वहाँ से मिला। फ्यूचर के लिए मैनेजरियल टैलेंट भी बनता है डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं। नीचे अगर बात करो आप, इतने अलग अलग प्रोडक्ट हैं, तो इसमें दो ही तरीके के हमारे फ्रेमवर्क हैं। एक को हम क्या कहते हैं, जो काम डिपार्टमेंट के बेस पर होता है, तो वो होता है फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर, और दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर। एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, एक डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। तो ऑब्वियसली ये यहाँ तो डिवीजन के ऊपर है, प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है, तो कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो हो रहा है, डिविजनल। ठीक है, तो ये डिविजनल स्ट्रक्चर है, एक प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो हम ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन में ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है इस बार हमारे कोर्स में नहीं है, तो इसको मैं एक्सप्लेन आपको नहीं करूंगा, सिर्फ यही करूंगा। वो 4 फैक्टर बताओ जो डिटर्मिनेशन करते हैं प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो वो फैक्टर बताने हैं जो प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आपके पास मैंने कुछ ऑप्शन दिए हैं, आप अपने आप भी ढूंढ सकते हैं। ये सारा जो आपको ये वाला मिलेगा, ये मार्केटिंग के चैप्टर में आपको मिलेगा। तो पहले आपको चैप्टर में जाना है, जब जाकर आप देख सकते हो कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, क्योंकि एक पी है, 4 पी जो मार्केटिंग के होते हैं, उसमें से जो कौन सा पी है, प्राइस की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या है, कितना वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उस हिसाब से प्राइस डिटरमाइन होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, वो भी प्राइस को डिटरमाइन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मार्केटिंग मेथड कौन सा आप यूज़ करोगे, तो उससे भी, क्योंकि कॉस्ट निकलेगी वहाँ से, वो भी इफेक्ट करता है आपके प्राइस को डिटरमाइन करने में। और लीगल कंस्ट्रेंट आपके सामने क्या है, तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे प्राइस को डिटरमिनेशन करने में, मूल्य के निर्धारण में ये प्रभावित करते हैं, इसलिए हमें देखना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप इनको यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आपको इसीलिए मैंने दे रखा है कि आप इनको यहाँ से मेरे साथ साथ पढ़ते रहें और समझते रहें। क्वेश्चन नंबर अगर 29 की बात की जाए, तो यहाँ पर कहा गया है कि नेम बताओ और एक्सप्लेन करो। वो टेक्निक बताओ जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ले गए टेलर वाले चैप्टर में। क्या है अब वो हमें जो पहचानना है, वो ये है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर कितने चाहिए, ये कौन सी टेक्निक बताती है टेलर की। तो आप अगर थोड़ा सा स्टर अपने दिमाग पर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो टाइम स्टडी है, और उसके बाद आपको एग्जाम्पल देना था टाइम स्टडी का, उसके थ्रू आपको इसको आंसर को एक्सप्लेन करना था। 1 मार्क्स यहाँ पर था, 3 मार्क्स यहाँ पर थे। तो इस तरीके से वो 4 मार्क्स डिवाइडेड हैं और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। 30th क्वेश्चन की तरफ चलें, तो व्हाट इज मीन्ड बाय कैपिटल बजटिंग। आपको पता है सेकंड बुक में हम पहुंच गए हैं। कैपिटल बजटिंग क्या होती है वो बताओ, और कोई 4 फैक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ये आपको समझना है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के। तो सबसे पहले हम कैपिटल बजटिंग बनाएंगे। तो कैपिटल बजटिंग क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है जो एक कंपनी को लेना होता है। इसी के साथ आप थोड़ा सा और जोड़ दीजिएगा तो 1 नंबर आपका यहाँ है, बाकी नंबर आपके यहाँ पर हैं जहाँ पर आपको फैक्टर बताने हैं। नॉर्मली ये फैक्टर बहुत इजीली आप पहचान सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हम जब बुक खोलेंगे, एनसीईआरटी खोलेंगे तो वहाँ पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन सीधा था, आप इजीली कम समय में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30th क्वेश्चन और 4 मार्क्स का ये लास्ट है, इसके बाद 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। अभी पिछले वाला भी 30th ही क्वेश्चन था, ये वाला भी, पर ये ऑप्शन में इसके क्वेश्चन है, और का मतलब है ऑप्शन वाला क्वेश्चन। यहाँ आपको 5 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस बतानी थी फाइनेंशियल प्लानिंग, फिर उसी चैप्टर के अंदर है फाइनेंशियल प्लानिंग की कोई 5 इंपॉर्टेंस बता दो, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन है। कंसेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए आप अपना जो 15 मिनट रीडिंग की मिली है उसमें समय वेस्ट नहीं कीजिएगा।
जो भी क्वेश्चन लंबे हैं उन पर अपना समय वेस्ट करना, जहाँ पर होट्स है वेस्ट नहीं करना, मतलब समय को यूटिलाइज करना। अब 5 इंपॉर्टेंस मैंने यहाँ पे ले रखी है। एडिक्वेट फंड है, मेंटेन स्टेबिलिटी है, बेटर फाइनेंशियल कंट्रोल आ जाता है, मिनिमम कॉस्ट हो जाती है कैपिटल की, और वेस्टेज नहीं होती, पैसा जितने की ज़रूरत होती है उतना ही मैं इकट्ठा कर पाता हूँ। तो ये थी फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस। आगे चलें तो अब 6 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन ये हमसे क्या पूछ रहा है, फंक्शन पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर लेना, हाईलाइट कर लेना, और फिर बेनिफिट भी बताने हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट 5 ही फंक्शन है, उन्हीं में रहना है हमें। Ali Mohammed, the CEO of Super Limited, believed that human resource is the most important asset of the firm. He believed that no organization can be successful unless it can fill and keep the various position provided for in the structure with kind of people. ठीक है, अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि अगर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो 5 ही फंक्शन हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो वो स्टाफिंग के अंदर आते हैं। फिर आपको कोई भी 5 इंपॉर्टेंस स्टाफिंग की बतानी थी। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, बस आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो वो है 32, जो कहता है कि डायरेक्टिंग बताओ। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आपसे कि डायरेक्टिंग का मीनिंग बताओ। तो ये तो बहुत ईजी हो गया मेरे लिए, डायरेक्टिंग को मीनिंग बताना है और फिर उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। तो शायद सबसे सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। डायरेक्टिंग का मीनिंग बताने का 1 मार्क्स और बाकी मार्क्स जो हैं यहाँ पर थे। इस तरीके से हमारे पूरे मार्क्स डिवाइडेड थे। इसमें 5 लिखने पड़ेंगे आपको, 1 पॉइंट मैंने नहीं लिखा है, 1 यहाँ पर है, तो 5 मार्क्स के लिए आपको 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो कोई एक एडवांटेज और लिख लेना। इनिशिएट एक्शन है, इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट है, मोटिवेशन है, फैसिलिटेट करता है चेंज का, और डायरेक्टिंग और क्या करता है, आप कह सकते हैं कि वो जो गोल अचीव करने में भी हमारी मदद करता है। तो 1 पॉइंट और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं और मीनिंग भी बता सकते हैं। मीनिंग सिंपल होना चाहिए कि वो इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, काउंसिल करता है, मोटिवेट करता है, लीड करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो वही 1 पॉइंट हमें बना देना है इंपॉर्टेंस का। ये क्वेश्चन ऑप्शन में भी था, इसके ऑप्शन में भी स्टाफिंग का ही चैप्टर है। मोटिवेशन का मीनिंग बताओ और बताओ कि क्या फीचर है मोटिवेशन के एक डायरेक्टिंग के एक एलिमेंट के रूप में। तो मोटिवेशन का ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। पहले मोटिवेशन का मीनिंग हम बता देंगे कि ये क्या करता है, लोगों को मोटिवेट करता है, ऐसे उत्साहित प्रेरित करता है जिससे वो जो चाहते हैं वो काम कर सके और संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। तो ये एक इंटरनल फीलिंग है, ये लक्ष्य निर्धारित होती है, मतलब कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। ये दोनों प्रकार की हो सकती है मोटिवेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, सकारात्मक और नकारात्मक, और जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट था जिसको आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक 33 था। जो 33 क्वेश्चन था वो इस बार आपके कोर्स में नहीं है तो उसको मैंने नहीं लिया, इसलिए सीधा क्वेश्चन नंबर 34 आ रहा है, क्योंकि वो लेंथी क्वेश्चन था तो उसको यहाँ लिखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है जब आपके कोर्स का ही वो पार्ट नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या पूछा गया है आपसे, आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपको ब्रीफली एक्सप्लेन भी करना है। मेथड ऑफ फ्लोटेशन, आप पैसा कैसे क्या करते हैं, शेयर बाजार से फ्लोट करते हैं, पैसा कैसे एकत्र करोगे इक्विटी मार्केट में से, तो वो यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए क्या लिखा, क्याना ए ब्यूटी प्रोडक्ट ई कॉमर्स कंपनी है, डाइवर्सिफाई कर रही है मेन ग्रूमिंग के अंदर। अब इट आल्सो टैपिंग द डिमांड फॉर ब्यूटी प्रोडक्ट इन फैशन इंडस्ट्री एमिट प्रोफेशनल सच एज मेकअप आर्टिस्ट भी उसको रखने हैं। तो जब वो डाइवर्सिफाई करना चाहती है तो उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, क्योंकि वो 41 आउटलेट पूरे देश में खोलना चाहती है, 180 आउटलेट तक अपने आप को पहुंचाना चाहती है। अभी उसके 18 सिटी के अंदर 41 आउटलेट हैं, कहाँ तक पहुंचाना है, 180 तक। तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए 60 से 80 लाख का। तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि वो रेज करेगी फंड थ्रू इक्विटी शेयर, बट नॉट डायरेक्टली टू द पब्लिक, रादर बाय ऑफरिंग देम फॉर सेल थ्रू ब्रोकर। तो आइडेंटिफाई करो और मेथड बताओ फ्लोटेशन का, और फिर नेम एंड एक्सप्लेन द अदर मेथड और कौन से आपको हैं। तो ऑफर फॉर सेल आपको बताया है एक, इसका मतलब है वो तो खुद ही नाम वहाँ पे आया हुआ है, ऑफर फॉर सेल। ये एक फ्लोटेशन का मेथड है जिसको उसने खुद लास्ट में बता दिया था, ऑफरिंग फॉर सेल। तो ये अपने आप ही ऑफर फॉर सेल का आंसर हमें दे रहे थे। तो मेथड तो ऑफर फॉर सेल है, इसको आपको एक्सप्लेन भी करना है, ये भी बात समझनी है।
अदर मेथड में जाएं तो वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक से मंगा सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक IPO भी निकाल सकते हैं। तो ये 2 अदर मेथड थे जिनके थ्रू पैसा जो है कंपनी कलेक्ट कर सकती थी। तो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, बस थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा फ्लोटेशन वाले कंसेप्ट को। ये मैंने बहुत ईजिली और सिंपल लैंग्वेज में बता रखा है। आप मेरी वीडियो को जाकर देखेंगे तो आप इसको ईजिली पहचान पाएंगे। सारी वीडियो के लिंक मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उनके थ्रू इनको असेस कर सकते हैं। 33 का, क्योंकि 34 पहले मैंने इसलिए लिख दिया, ये 34 है, 33 नहीं है। 34 ऑप्शन में भी था, जहां हमसे क्या पूछा गया था कि आइडेंटिफाई करो स्टेप जो ट्रेडिंग प्रोसीजर यहां पर फॉलो किया गया है। तो वो एक तो आपको पहले पहचानना था, उसके बाद उससे अगले क्या 4 स्टेप होंगे ट्रेडिंग प्रोसीजर के वो बताने हैं। तो पूरा ट्रेडिंग प्रोसीजर के किस तरीके से हम शेयर मार्केट में डील करते हैं वो आपसे पूछा गया है। तो राधिका के पास 10 लाख रुपए हैं और कहाँ से आए, जब उसने अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी को बेचा जो उसे गिफ्ट के रूप में मिली थी। तो उसके एक फ्रेंड ने उसको एडवाइस किया कि आप इस पैसे को सिक्योरिटी मार्केट में लगा सकते हैं। राधा को नहीं पता था, राधिका को, कि किस तरीके से काम होता है। तो उसने एक स्टॉक ब्रोकर से उसको मिलाया जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। राधिका उस ब्रोकर से मिली और ब्रोकर ने उसको गाइड किया कि आप एक अपना डीमैट अकाउंट खोलो, जिसको हम डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं, और वो डिपॉजिटरी के पास खुलता है, ठीक है। और जब वो आपका खुल जाए, वो लिंक होगा आपके बैंक अकाउंट से, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। तो राधा ने डीमैट अकाउंट अपना ओपन कर लिया थ्रू एक्सिम बैंक। अब हमें बताना है कि कहाँ है वो हैं उस ट्रेडिंग प्रोसीजर में और उससे अगले स्टेप क्या हैं। तो देखिए, अगर स्टेप वहाँ पर जो बता रखा है, पहले उसने ब्रोकर को सिलेक्ट किया ऊपर, फिर उसने डीमैट अकाउंट ओपन किया। तो ट्रेडिंग प्रोसीजर के वो ये 2 पार्ट अभी तक पूरे कर चुकी है। अगले स्टेप है कि वो एक ऑर्डर प्लेस करेगी, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होता है वो मैच करेगा उस ऑर्डर को, और अगर उसके प्राइस पर वो मैच हो रहा है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और उसके बाद जो उसका वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं, जिसको हम DP कहते हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आपके नाम से जारी कर देगा और इस तरीके से आप शेयर के मालिक बन जाओगे। तो ये पूरी प्रोसेस होती है ट्रेडिंग की। आप इसको इजीली समझ सकते हैं वीडियो के थ्रू भी, और इस पर मैं अभी और कुछ वीडियो भी बनाऊंगा। तो ये था हमारा एक और 6 मार्क्स का क्वेश्चन। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हर हफ्ते मैं एक ऐसा प्रैक्टिस पेपर आपके सामने लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा जिससे आप कंसेप्ट को डेवलप कर सकें और ये समझ सके कि मैं विद इन टाइम किस तरीके से पेपर को पूरा करूँ, किन चीज़ों को मुझे हाईलाइट करना है, फिर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये मैं आपको आने वाली वीडियो में अपने बताऊँगा। थैंक यू।